नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग कल का रिवीजन कर लेंगे फटाफट अंदाज में। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो डॉक्टर भजन लाल शर्मा बनाए गए। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? बान की मून को, मिर्सादा को, किम सूक को और मिरोस्लाव को। इसके अलावा डोनाल्ड टस्क ये बन गए हैं पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। और भारत वियतनाम के बीच में विनवैक्स नाम का अभ्यास हुआ है वियतनाम में। और अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। गूगल सर्च में भारत में टॉप पर रहा है चंद्रयान 3। इसके अलावा नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है केंद्र द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नवंबर 2023 के लिए मिला ट्रेविस हेड को। और भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज है जो आप लोग के लिए है। ऑफलाइन बुक आ चुकी है, अब पब्लिक भी हो चुकी है अमेजन पर। तो अब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे आप एमजेटी एजुकेशन बुक लिख करके सर्च कीजिए अमेजन पर, तब मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और सीधे पहुंचिए और इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए। ऑफलाइन बुक है, साल भर में एक ही बार केवल निकालता हूं और फटाफट से 15 से 20 दिनों में खत्म हो जाती है। तो आप लोग मौके को गंवाइएगा मत। बाद में जब आप कहते हो कि बुक चाहिए तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए देर मत कीजिए। साथ ही साथ जनवरी से दिसंबर तक का पूरा डिटेल कंटेंट है। इस पर मैं अभी आज दिन में एक रिव्यू वीडियो भी अपलोड करूंगा और कल से आप अब इस पर पूरा का पूरा फोकस रहेगा। पूरा डिटेल में जानकारी आपको इसके बारे में दी जाती रहेगी। मोटा मोटा अभी के लिए जान लो, जनवरी से दिसंबर तक का 5000 प्लस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। मतलब क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शंस रहेंगे 4, उनका सही आंसर, उसके बाद उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर लेटेस्ट चीज़ें हैं, बिल्कुल अपडेटेड हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कई बार, और फिर से आज लास्ट बार एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, एरर फ्री कंटेंट है। इस बार एरर ना आने पाए, इस वजह से एक एक लाइन मैंने पर्सनली खुद से चेक किया हुआ है, एक एक चैप्टर, एक एक पेज का फोटोकॉपी निकाल करके। हाँ, इतनी मोटी किताब नहीं रहेगी, ये तो फोटोकॉपी निकालने पर इतना मोटा हो जाता है। किताब आज शाम तक आ जाएगी मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप ऑर्डर आज से कर सकते हो। इसमें सारा कुछ कवर किया गया है। देखिए 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी कवर किया गया है। लेकिन अभी जो नए राज्यों के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लेट में बने हैं और बुक छपने के लिए 10 दिन पहले ही देना पड़ता है, तो इसलिए कौन मुख्यमंत्री बना है ये तो नहीं कंफर्म है। लेकिन 5 राज्यों का जब रिजल्ट आया था वो भी पूरा उसमें अपडेटेड है और सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, आप एमजेटी ऐप से भी जाकर के इसे ले सकते हैं, वहाँ से भी परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JUICE-2 लॉन्च किया या JUICE-2 लॉन्च किया? इस क्वेश्चन को हालांकि मैं एक बार बता चुका हूँ, लेकिन ये बताया गया था जुलाई में आपको, जब ये बात चली थी, डील चली थी तब। तो अभी देखो चाइना ने इसे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। चाइना का ये है, चाइना द्वारा बनाया गया है। ये JUICE-2 जो रॉकेट है ये मेथेन से संचालित है। मेथेन इसमें ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा। मेथेन आप जानते हो ना, CH4। मेथेन इसमें ईंधन के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ये एक अद्भुत है, अभी तक कभी नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट मेथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट है, चाइना ने लॉन्च किया है। क्लियर है जी? अच्छा, नाम इसका ध्यान रखना, पूछा जाएगा आपसे। किस एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है चाइना में? तो लैंड स्पेस नाम की कंपनी ने बनाया है और जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित रोड का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग रोड जो है, इसका उद्घाटन किया गया है सूरत में। अब आप कहोगे सर ये भी तो आपने रिवीजन में पढ़ाया था। बिल्कुल, मई में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। होता क्या है ना, हर एक कंटेंट मैंने जैसे कि आपको वादा भी किया है, हर एक कंटेंट आपका कवर किया जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटता नहीं है। जब ये रोड बनना शुरू हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, और अब बन करके तैयार हो गई है 6 महीने 7 महीने बाद। तो एक बार फिर से इसको लिया जा रहा है, क्योंकि जब 6 महीने बाद फिर से चर्चे में आई है तो फिर से क्वेश्चन बनने के चांस है। सूरत में ये 6 लेन रोड के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया कंटेंट। देखो ये जो है ना, ये NH6 को जोड़ेगी हाजीरा पोर्ट से।
कहाँ से कहाँ तक जुड़ती है रोड, ये पूछा जाएगा आपसे। कहाँ पर बनी है, तो सूरत में बनी है, और NH6 को ये हाजिरा पोर्ट से जोड़ेगी। अच्छा जी, PIB दिल्ली का ये आर्टिकल है। एक और ज़रूरी बात, ये स्टील स्लैग है क्या? स्टील स्लैग देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब स्टील का उत्पादन किया जाता है ना, इस्पात, इसका जब उत्पादन किया जाता है ना, तो जो रॉ मटेरियल नीचे बचता है उसे कहते हैं स्लैग, स्टील का स्लैग। तो स्टील का जो स्लैग है इसको ठोस अपशिष्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। ये वैसे पहले तो दूसरे कामों में यूज किया जाता था, अब क्या किया जा रहा है, इसको रोड पे बिछाया जा रहा है। अब रोड पे बिछा देने की वजह से देखो यहाँ पर एक अनुमान भी दिया गया है कि प्रति टन स्टील का उत्पादन होता है तो 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग निकलता है। तो अब इन स्टील स्लैग का यूज रोड पर किया जाएगा, तो रोड ना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो जाएगी। क्योंकि अभी तक जो कोल तार होता है, कोल तार भी क्या होता है, कोल तार जो बिछाया जाता है, आपको पता है जब कच्चा तेल लाया जाता है, कच्चा तेल जब हम लोग खरीदते हैं तो उसको रिफाइन करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं अपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर ONGC वगैरह, IOCL वगैरह, ये सब रिफाइन करती हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के आते हैं, तेल निकलते हैं। जो सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला तेल होता है वो होता है पेट्रोल, सबसे महंगा इसीलिए है। इसके बाद आपको इसमें बहुत सारे डीजल, फिर ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, बहुत सारे ऑयल मिलते हैं। लास्ट में जो बचता है वो होता है मिट्टी का तेल। तेल में जो लास्ट में बचता है वो होता है मिट्टी का तेल, और उसके भी नीचे जो पूरा पूरा कचरा बचता है उसे कहते हैं डामर या कोलतार, जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो। कई नाम हैं इसके, क्योंकि बहुत ही सबसे ज़्यादा मात्रा में ये यूज होता है। तो सबसे नीचे वाला जो मटेरियल होता है वो होता है कच्चे तेल का। ऐसे यहाँ स्टील का, जब स्टील का उत्पादन किया जाता है तो उसका जो स्लैग होता है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो ये प्रोसेस्ड स्टील स्लैग का उपयोग करेंगे। आगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 14 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। देखो, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो आप बचपन में खूब पढ़े होंगे कि ऊर्जा ना तो मरती है, ना खत्म होती है, ना पैदा की जाती है, ना उत्पन्न की जाती है, वगैरह वगैरह, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर की जा सकती है, और बिल्कुल सच बात है। ऊर्जा, जैसे कि अभी यहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो लाइट क्या कर रहा है? लाइट एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर मतलब कि एक प्रकार की ऊर्जा को जो दूसरे प्रकार की एनर्जी में, ऊर्जा में चेंज करता हो। लाइट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक सिग्नल पा रहा है और प्रकाश सिग्नल में यानी लाइट सिग्नल में वो चेंज करके, ट्रांसड्यूस करके हमें दे रहा है। मैं आपके सामने ये माइक का यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक ट्रांसड्यूसर है। आप देखोगे ना अपने आसपास बहुत सारे ट्रांसड्यूसर हैं। माइक क्या कर रहा है? हमारी वॉइस एनर्जी को लेकर के इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। आपके मोबाइल में स्पीकर लगा हुआ है, हेडफोन लगाए होंगे, तो वो स्पीकर क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पा रहा है और उसको वॉइस सिग्नल में चेंज कर रहा है। तो ये सभी जो है, जो भी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदलता है वो होता है ट्रांसड्यूसर। और लेकिन एनर्जी जो है ना खत्म की जा सकती है, ना पैदा की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। तो जब, लेकिन जो एनर्जी है उसको संरक्षित कैसे किया जाए? खास करके जो आजकल ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, इसको कैसे यूज किया जाए, इन सब के प्रति बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और अभी नई दिल्ली में इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस आज आयोजित होने वाला है, और जो अपनी महामहिम है अपने देश की द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसमें शिरकत करेंगी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। क्लियर है? समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजन होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब सरकार ने भगवंत मान सरकार तुहाड़ेदार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कुल कितनी सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो देखो, पंजाब सरकार ने, पंजाब के CM ने अपने नाम से एक योजना शुरू की है, भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना। नाम से ही स्पष्ट है कि भगवंत मान सरकार, क्योंकि वहाँ की उनकी सरकार है। तुहाड़े द्वार योजना, तो ये जो है ना, जनता के लिए अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए योजना है ये। तो इसके तहत कुल 43 सर्विसेज जो हैं, 43 सेवाएं जो हैं इस योजना के तहत वो घर तक पहुंचाई जाएंगी। देखिए, भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना मतलब आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी ये सर्विसेज। ये सर्विसेज क्या क्या होंगी? जैसे किसी को आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, किसी को निवास बनवाना होता है, किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता है, किसी का राशन कार्ड में कुछ नाम ऐड कराना होता है, कुछ गड़बड़ होता है। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आम नागरिकों के लिए होती है, वो सारी सर्विसेज अब घर बैठे लोगों की हो सकेंगी। तो ये योजना के तहत ये हो सकेंगी। ये भगवंत मान जी दिख रहे हैं आपको, आम आदमी पार्टी से यहाँ पर CM है पंजाब में। ये आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली में भी CM हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों के दरवाजे पर नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं। बाकी ये 43 सेवाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने इसका लाभ उठाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1076।
ये भी ध्यान रखना। यूपी में भी 1076 चलता है, लेकिन यूपी में जो 1076 उसका अलग मतलब है, यहाँ पर ये 1076 इसके लिए है। ठीक है जी। अब पंजाब को देखते हैं। पंजाब अगर देखोगे अगर आप मैप में तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये रहा पंजाब। पंजाब अपनी राजधानी शेयर करता है किससे किससे, इधर जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा लगाता है, इधर हिमाचल प्रदेश से, इसके बाद इधर हरियाणा से और इधर राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आम आदमी पार्टी से भगवंत मान यहाँ के सीएम हैं, बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हैं। 23 जिले हैं, 117 विधानसभा की सीटें, 13 लोकसभा में सीटें जाती हैं यहाँ से और 7 सीटें राज्यसभा में यहाँ से जाती हैं। चंडीगढ़ इसकी भी राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ स्वयं चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की भी राजधानी ही है। हरिके, कांजी, सुखना लेक ये यहाँ की झीलें हैं। हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पर और वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य। भांगड़ा, गिद्धा ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, COP29 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP29 शिखर सम्मेलन ये कहाँ होगा? ये होगा दोस्तों अजरबैजान में। अभी COP28 चल रहा था, COP28 चल रहा था, मैंने आपको बताया था ना 30 नवंबर से लेकर के ये 12 दिसंबर तक चला, तो अब 12 दिसंबर तो बीत गया। तो अब अगला चुना जाना था कि अगली बार कहाँ होगा भाई, उसको पहले बताना होगा, तभी तो वो अपने यहाँ तैयारी करेगा। COP28, COP29 एक बहुत बड़ा समिट है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर लोगों का, बाकी जो मेंबर्स हैं उनका एक सम्मेलन होता है जो क्लाइमेट चेंजेस पर बात करते हैं। यहाँ पर यूएई में अभी हुआ था, अभी ये यूएई में हुआ था, ठीक है, ये लिखा तो है यूएई में, दुबई में हुआ था और अब ये होगा कहाँ पर? अजरबैजान के बाकू में, अजरबैजान के बाकू में होगा। ठीक है ना। COP29 ये पर आर्टिकल लिख पाओगे, अजरबैजान टू होस्ट COP29 इन 2024। अच्छा, COP28 में मैंने ये भी बताया था ना, पीएम मोदी जी गए हुए थे और उसके बाद उन्होंने इच्छा जताई कि COP33 जो होगा वो भारत मेज़बानी करना चाहता है। अगर आप लोग की अनुमति रहे तो भारत मेज़बानी कर सकता है, लेकिन COP33 आने में अभी टाइम है, 2028 में होगा। और यहाँ पर अभी COP29 की बात कर लेते हैं। तो ये जब 29 की बात की जाए मतलब समझिए का 29वां संस्करण है इसका, है ना। 28वां था तो ये COP28 कहा जाता था। ये बाकू अजरबैजान में होगा। क्लियर। अच्छा, ये बाकू जो क्षेत्र है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्षेत्र रहा है। 1200 साल पहले विकसित दुनिया के पहले तेल क्षेत्रों में से एक गिना जाता था। सबसे पहले जो तेल पाए गए थे ना, वो उन जगहों में से एक ये भी था बाकू, जहाँ पर सबसे पहले खोजे गए थे। लेकिन आज जो है बहुत ही स्थिति यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है रेगुलर। तो ये सारी चीज़ें थी। COP29 समझ में आ गया। कुछ और भी जो समिट हुई हैं उनको रिकॉल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इस पर तो आप मुहर लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ये जो पेज मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी लोग नए आए हुए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, इतना बेहतरीन आपके लिए कंटेंट लाया जाता है। PDF भी दी जाएगी, बिल्कुल परेशान मत हो। सामने खड़ा हूँ, जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि सब पढ़ाते समय सामने आ जाते हो। भाई देखो, ये पढ़ाते समय सामने नहीं आएंगे तो अच्छे से हम कंफर्ट होकर के पढ़ा नहीं पाएंगे ना, साइड से होने पर उतना मज़ा नहीं आता। आपको PDF दी जाती है, साथ ही साथ मैं समय भी देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप उस टाइम ले लिया करो, है ना। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रिकॉल करा देता हूँ मुँह से भी। 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का, इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। G20 भी यहाँ पर हुआ। देखो, ये पार्लियामेंट्री 20 था, है ना। तो जहाँ पर G20 होता है वहीं पर P20 भी होता है। तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर? ये भारत मंडपम में हुआ, ये यशोभूमि में हुआ। 13वां हिंद प्रशांत सेना का प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। यहाँ तक देखो सब नई दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय वकीलों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, ये टर्मरिक वाला, ये मुंबई में हुआ। 5वीं वैश्विक कॉफ़ी सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुई। यहाँ तक ये समिट इंडिया होस्ट किया था। अब 43वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात करें तो जकार्ता में हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन इस बार जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ था। दुबई में ही COP28 हुआ। इसके अलावा G7, यहाँ पर G20 आपने देखा, G7 जो है ये हिरोशिमा में हुआ। और SCO समिट यहाँ ले लेना था। SCO समिट जो है यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ। SCO समिट जो हुआ था 2023 का, ये भी भारत में ही आयोजित किया गया। ठीक है ना, भारत में आयोजित किया गया। आगे, दिसंबर 2023 में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने अपना एक एक्सरसाइज किया है प्रस्थान नाम से। कहाँ पर? मुंबई में किया है।
हालांकि मुंबई शहर से 83 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये मुंबई में ही माना जाएगा। तो ये हुआ मुंबई में। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने आर्टिकल है, बाई एनुअल एक्सरसाइज है। बाई एनुअल मतलब 2 वार्षिक, यानी 2 वर्षों में जो एक बार होता हो, तो 2 वर्षों में एक बार होता है। कौन सा एक्सरसाइज है? प्रस्थान नाम का, ठीक है ना। कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर नाम नहीं लिखा, यहाँ लिखा है प्रस्थान नाम का ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज का मकसद ये है कि जो अपने तेल होते हैं, तेल जहाँ से प्रोड्यूस होता है, उनको कैसे प्रिजर्व किया जा सके। क्योंकि कई बार देखो, एक बार क्या हुआ था ना, जब 1971 की जंग जब छिड़ी थी, तो भारत के भी गए थे वहाँ पर, इंडियन नेवी के कुछ जहाज़ गए थे और जाकर के पाकिस्तान में कराची बंदरगाह पर वहाँ के तेल की कुछ जो टैंकर्स रखे थे उन पर अटैक कर दिए थे, और वहाँ तक समझ लो 4 से 5 दिनों तक आग जलती रही थी। तो ऐसा अटैक कुछ ना हो पाए इंडिया में, तो इसके लिए यहाँ पर अभ्यास किया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि ये ज़रूरी भी नहीं होता है, इसलिए 2 वर्षों में एक बार किया जाता है कि चलो ठीक है 2 साल में एक बार अपडेट कर लिया करेंगे। तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का जो R12A प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज किया गया है ना। आगे अच्छा, अभी भारतीय नौसेना से याद आया कि अभी नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किए गए हैं, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, इनका नाम आप याद रखना। बाकी अध्यक्ष तो एडमिरल R हरि कुमार हैं, ये तो याद ही होगा। भारतीय नौसेना अभी 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस भी मनाई थी। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने कितने वर्षों के बाद माली में शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया? तो यूनाइटेड नेशन ने ना 10 वर्षों के बाद माली में ऑफिशियल रूप से शांति मिशन जो था यूनाइटेड नेशन का, उसको समाप्त करने का फैसला लिया है। माली एक देश है, अभी मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप में आपको। तो वहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर एंड कर दिया गया है UN पीस कीपिंग मिशन को। पीस कीपिंग मिशन के बारे में मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बहुत सारे अफ्रीकी देश ऐसे हैं जहाँ पर शांति नहीं है, जहाँ पर उग्रवादी संगठन एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है। और उस पीस कीपिंग फोर्स में बहुत सारे देशों से सैनिक आए रहते हैं, भारत से भी जाते हैं। हालांकि बहुत सारे वीरगतियों भी प्राप्त हो जाते हैं और बहुत सारे जो हैं वीरता का प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए उनको मेडल भी मिलता है। तो यहाँ पर ऐसे ही UN की पीस कीपिंग फोर्स 2012 से काम कर रही थी और आगे 10 सालों तक काम किए। 10 सालों के बाद फाइनली ये फैसला लिया गया कि अब यहाँ पर स्थिति सामान्य है और अब जो है यहाँ से हटा लेना चाहिए। तो जब यहाँ स्थिति गड़बड़ थी 2012 में, तब ये गए हुए थे। अच्छा जी, एक चीज़ और जानो, ये जो संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन है ना, जो माली में चलाया गया, ये अब तक का सबसे ज़्यादा समझ लो नुकसानदायक मिशन था। क्योंकि ये 10 साल में ही ना UN के पीस कीपिंग फोर्सेज में से 300 से ज़्यादा जवान यहाँ पर शहीद हुए, 300 से ज़्यादा कर्मी मारे गए, यहाँ पर जान चली गई। उग्रवादी समूहों के द्वारा भी अटैक किए जाते हैं। माली की बात करते हैं तो माली अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप, चूँकि ये एशिया का हिस्सा है, एशिया से छोड़ करके आप इधर अफ्रीका में आओगे। अफ्रीका को और एशिया को कौन अलग करता है? सुएज नहर अलग करती है, ध्यान रखें। इसके अलावा ये सुएज नहर यहाँ पर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती भी है। यहाँ पर आप अफ्रीका में जब आओगे, पश्चिमी साइड में पहुँचोगे, यहाँ पर एक देश दिखेगा माली, ठीक है ना। इधर नाइजर है, इधर अल्जीरिया है, चैड है, नाइजीरिया है और इधर है माली। तो ये जो देश है ना माली, इसी देश में UN की पीस कीपिंग फोर्स जो है ये काम कर रही थी। माली की राजधानी बमाको होती है और CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी होती है। CFA फ्रैंक जितने भी इधर वेस्टर्न अफ्रीका देश हैं, ये सबकी करेंसी है ना। आगे, एलोरा अजंता फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल होने वाला है, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाना है ये घोषित हो चुका है। तो ये दिया जाएगा जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर साहब को तो आप सब जानते ही होंगे। जावेद अख्तर जी को इनको दिया जाएगा अभी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में। ये समारोह कब होने वाला है? ये भी जनवरी महीने में होने वाला है, यानी अगले महीने में। तो लाइफ टाइम का अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, जिसे कहते हैं पद्म पाणि पुरस्कार। अजंता एलोरा जो अवार्ड है, फिल्म महोत्सव है, ये 7 सालों के बाद पिछली बार शुरू हुआ था। पिछले साल जब मैं बता रहा हूँ ना कि बुक का एक एक लाइन मैंने चेक किया है, तो पिछले साल वाला ये भी क्वेश्चन आया, मुझे ध्यान आ रहा है, तो उसमें मैंने बताया था पिछले 7 साल में ये बात शुरू किया गया है। तो इस बार तो समझ लो कि रेगुलर अब हो गया है। इस बार 9वां संस्करण आयोजित हुआ
होगा, मतलब 3 जनवरी को। तो जब ये 3 जनवरी को आयोजित होगा तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। कहाँ पर? रुक्मणी सभागार में ये आयोजित होगा, जो कि MGM विश्वविद्यालय में पड़ता है, छत्रपति संभाजी नगर में। अच्छा, जावेद अख्तर साहब को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 1999 में, और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2007 में। तो 2 नागरिक सम्मान भी ये रखते हैं। आगे कुछ और सम्मान हैं, पुरस्कार है, उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। जैसे 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा सूर्यवंशम के लिए। और पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया जाएगा, ठीक है, यादें यादें और यादें के लिए। CS लक्ष्मी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। रोय किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वाति नायक को नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया जाएगा। पाल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। रफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार, और सफीना हुसैन को, और दीप्ति गुप्ता को पंजाबी साहित्य के लिए धान पुरस्कार दिया जाएगा। आगे, भारत में कहाँ पर 12 साल बाद साइबेरियन बाघों को पहला जोड़ा लाया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में दोस्तों 12 वर्षों के बाद साइबेरियन बाघों का एक जोड़ा लाया गया है। कहाँ पर ला करके रखा गया है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में रखा गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, फर्स्ट पेयर ऑफ साइबेरियन टाइगर्स इन इंडिया आफ्टर 12 ईयर अराइव्स इन दार्जिलिंग। एक्चुअली में जो साइबेरियन टाइप का, जो साइबेरियन एरिया का जो था बाघ, वो पिछली बार भारत में 2011 में था, नैनीताल में, और उम्र का पड़ाव देखते हुए उसका निधन भी हो गया था, मतलब कि वो बूढ़ा होकर के मरा था। लेकिन 12 सालों के बाद अब एक बार फिर से दार्जिलिंग में लाया जा रहा है साइबेरियन बाघों का जोड़ा। ये कहाँ पर ला करके रखा जाएगा? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में ला करके रखा जाएगा। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि है दार्जिलिंग में। इसका नाम है लारा और अकामास, ये दोनों जोड़े हैं। नैनीताल में 2011 में मृत्यु हुई थी, और अगर पूछा जाए इस वाले में, इस जूलॉजिकल पार्क में लास्ट बार साइबेरियन जोड़ा बाघ कब थे, तो आप बताएंगे 2007 में लास्ट बार इसके पास थे, ठीक है, दार्जिलिंग में। तो अब एक बार फिर से लाएंगे। बाघों की बात आ रही है तो थोड़ा सा हम लोग चीता वाला भी रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीते लाए गए। सबसे पहले तो लाया गया नमीबिया से 8 चीते, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से करार हुआ 100 चीते लाए जाएंगे वहाँ पर साल दर साल। तो अब ये चीते कहाँ पर ला करके रखे गए? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। हालांकि उसमें से कुछ की मृत्यु भी हो गई, जिस पर जांच भी चल रही है कि क्यों मृत्यु हो जा रही है। कई चीतों की मृत्यु हो गई, लेकिन भारत में चीते भी आए बहुत सालों के बाद, है ना। आगे, हाल ही में किस देश ने इजिप्ट के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों चाइना ने अभी इजिप्ट यानी कि बोले तो मिस्र देश है, मिस्र, इसके साथ मिलकर के मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। ये मिस्र सैट-2 सैटेलाइट जो है, ये किस प्रकार का सैटेलाइट है? ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसका यूज इजिप्ट यानी कि इजिप्ट के लिए चाइना ने लॉन्च किया है, मोटा मोटा आप ऐसे समझो। तो इसका यूज इजिप्ट जो है यानी मिस्र जो है वो कृषि क्षेत्र में करेगा, राष्ट्रीय संसाधनों में करेगा, शहरी नियोजन, तटीय परिवर्तन, इन सब की निगरानी के लिए करेगा। गोबी मरुस्थल से अभी जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया, लॉन्ग मार्च 2C से। लॉन्ग मार्च जो है ये इसका रॉकेट है चाइना का, जैसे अपना रॉकेट है ना PSLV, GSLV, SSLV, ऐसे ही इसने लॉन्ग मार्च बनाया हुआ है। जैसे हम लोग बात करते हैं फाल्कन 9 रॉकेट SpaceX का है ना, तो ये रॉकेट का नाम होता है, इसके बस यही संस्करण बदलते रहते हैं। तो चीन ने लॉन्च किया है मिस्र के लिए मिस्र सैट-2 सैटेलाइट। ओके, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि अपनी पुस्तक आ चुकी है। इस पुस्तक को आप आने वाले किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, जो आने वाले 2 से 3-4 महीनों में होने वाले हैं, जिसमें RO, APS के अलावा SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI और बिहार SSC, बिहार BPSC के बहुत सारे एग्जाम्स, ये सभी प्रकार के एग्जाम को ये टारगेट करता हुआ बुक है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब असली का ब्रह्मास्त्र। तो ये बुक आ चुकी है प्रश्नोत्तर माध्यम में, जनवरी से दिसंबर तक का इसमें पूरा कंटेंट है। आप जा करके ले सकते हैं अमेजन पर जाइएगा, MJT एजुकेशन बुक सर्च कीजिएगा लिख करके, तो आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर भी आपको PDF वगैरह भी दी जाती हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश का नया डिप्टी CM किसे चुना गया? तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को चुना गया है। CEO के पद पर भारत में सबसे अधिक वेतन विप्रो के CEO उठा रहे हैं, नाम है थियरी डोलापोर्टे। आज आपको क्या बताना है, पोलैंड की राजधानी क्या है। इसके अलावा ICC ने नवंबर महीने के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया हुआ है।
दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।